हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में पढ़ते हैं तो आपने डिसरप्शन और डिसरप्टिव इनोवेशन इन टर्म्स के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा और बड़े बड़े लीडर्स और मैनेजर्स को इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा कि हम इस मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एजुकेशन को डिसरप्ट कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डिसरप्शन होता क्या है और कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिसरप्शन की परिभाषा क्या है। डिसरप्शन टर्म यूज़ किया गया है पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत मल्टीपल हुए हैं। जब एक बहुत छोटी कंपनी ने एक बड़ी कंपनी को चैलेंज किया और इस तरीके से बिज़नेस किया कि अगले 15-20 साल के अंदर वो बड़ी कंपनी मार्केट लीडर से पोजीशन से हट गई और बहुत बिज़नेस लूज़ कर गई और छोटी कंपनी एक्चुअली मार्केट लीडर बन गई। इसके कई एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जिस तरीके से अमेज़ॉन का राइज़ हुआ, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कंपनी, बुक बेचने से उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। इसका एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स को देख सकते हैं, जो एक रेंटल कंपनी की तरह स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रीमिंग पे काम किया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ब्लॉकबस्टर्स को चैलेंज करके उनको मार्केट से ही बाहर कर दिया। तो क्या है ये डिसरप्शन? इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं इस एक पैरेलल एग्जांपल के माध्यम से। आप सोचिए कि एक टीम है जिसने अपनी पूरी लाइफ टेस्ट मैच खेले हैं, और टेस्ट मैच यानी क्रिकेट मैच जिसमें कम से कम 5 दिन का पीरियड है, जिस 5 दिन के पीरियड में 2-2 इनिंग्स खेलनी है दोनों टीम्स ने, और जो ज़्यादा टीम बेटर पोजीशन में होती है वो जीतती है, जो ज़्यादा रन बनाती है अगर मैच ख़त्म होता है तो ये एक टीम है जिसने पूरे के पूरे अपने मान लीजिए कि 5 से 10 साल सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट मैच ही खेले हैं, और सारे प्लेयर्स टेस्ट मैच के लिए ही तैयार हैं। उनके फिटनेस लेवल्स, उनकी बैटिंग बॉलिंग करने का स्टाइल सब टेस्ट मैच के हिसाब से है। और एक टीम सडनली उनको चैलेंज करती है आईपीएल खेलने के लिए, 2020 खेलने के लिए, और ये दूसरी टीम ने हमेशा सिर्फ 2020 की ही प्रैक्टिस करी है। इनके प्लेयर्स भी 2020 के हिसाब से सेलेक्टेड हैं, इनकी स्ट्रैटेजी भी 2020 के हिसाब से है, इनकी फ़िटनेस भी 2020 के हिसाब से है। तो नेचुरली क्या होगा, जो टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए प्रैक्टिस करके तैयार रही है कई सालों से, वो शायद 2020 उतना अच्छा नहीं खेल पाएगी, क्योंकि गेम का फॉर्मेट और गेम के इक्वेशन बड़ी डिफरेंट है। कुछ ऐसा ही बिज़नेस में भी होता है। जब बिज़नेस के जो फोर्सेस हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि माहौल बदल रहा है, माहौल इस तरीके से जा रहा है कि जिस बिज़नेस ने उस 2020 या नए रूल्स के हिसाब से तैयारी करी है, नए रूल्स के हिसाब से चीज़ें अपनी टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, लोग डेवलप किए हैं, या बिज़नेस मॉडल नए रूल्स के हिसाब से डेवलप किया है, आने वाला टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। और जो पुरानी कंपनीज, पुरानी टीम है जो उस टाइम के लिए तैयार नहीं होती, वो मार्केट से बाहर हो जाती है। तो इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि डिसरप्टिव इनोवेशंस एक लो एंड में टिपिकली स्टार्ट होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि डिसरप्शन का मतलब ये है कि किसी ने एक ही दिन में रातों रात सब कुछ बदल दिया। यानी कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कल को कोई कहता है कि मैंने पिज़्ज़ा बनाने का नया तरीका निकाला। ये नहीं होगा कि एक ही दिन में सारा पिज़्ज़ा बदल जाएगा, या सारा पिज़्ज़ा का फॉर्मेट बदल जाएगा, या पिज़्ज़ा की ब्रेड बदल जाएगी। मे बी कोई ये बोलेगा कि मैंने एक नया पिज़्ज़ा का ब्रेड बनाया है जो हेल्दी लोगों के लिए अच्छा है। तो एक स्मॉल सेक्शन से वो पार्ट स्टार्ट होगा। या एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, अमेज़ॉन का ही एग्जाम्पल इनफैक्ट काफ़ी अच्छा यहाँ फिट होता है, कि उन्होंने बुक सेल करने से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। क्योंकि अमेज़ॉन ने डे 1 पे ऐसा नहीं बोला कि आज हम सब कुछ बेचेंगे, हम भी एक रिटेलर बनना चाहते हैं, हम बुक्स भी सेल करेंगे, हम कपड़े भी सेल करेंगे, हम फ़ोन भी सेल करेंगे, हम सब कुछ सेल करेंगे। उन्होंने बुक से स्टार्ट किया, जहाँ पर कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था, या फिर उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि आज अमेज़ॉन सब कोई सामान, चाहे वो ग्रॉसरीज़ हो, वेजिटेबल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो, सब कुछ अमेज़ॉन पर सेल होता है। दूसरा है कि डिसरप्टिव इनोवेशंस ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर या एक ही रात के अंदर सब कुछ बदल देते हैं। टिपिकली डिसरप्टिव इनोवेशंस को भी टाइम लगता है, और उसके कई रीज़न हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, मार्केट को चेंज होने में टाइम लगता है।
आपको प्रॉफिटेबली अपनी कंपनी को बिल्ड करना, कैपिटल रेज़ करना, लोगों को हायर करना, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना, या जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, कोई फिज़िकल एसेट्स हैं, उन सबको एक्वायर करना, बिल्ड करना, उनको टाइम लगता है। तो मेन स्ट्रीम मार्केट कभी भी रातों रात नहीं बदलती, उसको बदलने में टाइम लगता है। तीसरा, जनरली एक डिसरप्टिव इनोवेशन में कोई ना कोई अंडरलाइंग टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है। ये शायद सब चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट जिन कंपनीज़ का हम एग्जांपल ले रहे हैं, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, उन केसेस में देयर इज़ एन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, और वो ब्रेक थ्रू कभी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे अमेज़ॉन ने अपनी खुद की प्रोप्राइटरी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो AWS के नाम से सेल भी करता है। या फिर वो एक आसपास का ब्रेक थ्रू भी हो सकता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन सस्ते होते जा रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा लोग हैं, तो अगर आपकी कंपनी ऐप बनाती है तो आपके पास पोटेंशियली डिवाइसेस ज़्यादा हैं जिनमें आपका ऐप इंस्टॉल हो सकता है। तो जनरली एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू भी होता है। अब कुछ केसेस में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि गेम्स का एग्ज़ाम्पल लीजिए कि PUBG है या फोर्टनाइट है। ये PUBG बहुत बड़ा नाम बन गया सडनली, और इसने बहुत सारी मार्केट कैप्चर कर ली, मार्केट को कह सकते हैं कि एक तरीके से डिसरप्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि PUBG ने कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया है, ये मोर ऑफ अ क्रिएटिव ब्रेक थ्रू है। जैसा पिक्चर्स में और जैसा मूवीज़ और सीरीज़ में होता है, वैसे ही कई क्रिएटिव फील्ड्स में क्रिएटिव ब्रेक थ्रू होता है, और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है। एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो हम सब ने देखा है वो है स्मार्टफोन्स। एक टाइम था जब स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, आपके फ़ोन्स में इंटरनेट भी जो GPRS चलता था वो खाली मेल और बेसिक चीज़ों के लिए चलता था, आप इंटरनेट भी ठीक से फास्ट स्पीड से एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर वही टाइम चलता और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ होता, स्मार्टफोन्स का, बड़े स्क्रीन्स का, टच फ़ोन्स का, और इंटरनेट कनेक्शंस इतने फास्ट नहीं हुए होते, तो शायद आप ये वीडियो वाले ऐप्स अपने फ़ोन में नहीं देख रहे होते। तो टिपिकली डिसरप्टिव इनोवेशन तब होते हैं जब कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है, एक स्मॉल सेगमेंट से वो स्टार्ट होते हैं और टाइम लेते हैं मेन स्ट्रीम में आने का। इसी का अमेज़ॉन के एग्जांपल को अच्छी तरह देखते हैं। जैसा हमने बताया, अमेज़ॉन ने बुक्स के साथ स्टार्ट किया। पहले वो सिर्फ बुक्स बेचते थे, लेकिन बुक्स बेचते बेचते उन्होंने अपने प्रोसेस, अपनी टेक्नोलॉजी, सब कुछ बनाना शुरू कर दिया इसी हिसाब से कि हम एक दिन बड़े रिटेलर बनेंगे। इवन आज तक अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी कि मेजॉरिटी लोग ऑनलाइन ही सामान ख़रीदते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग ऑफ़लाइन सामान ही ख़रीदते हैं, यानी दुकानों से, मॉल से जाके ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ये कोरोना वायरस के बाद ट्रेंड काफ़ी बदल जाएगा, बट अमेज़ॉन एक फ़ास्ट ग्रोइंग मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर रहा। यानी कि अगर आप बोलें कि रिटेल ओवरऑल ग्रो नहीं कर रहा, तो जो रिटेलर्स हैं बड़े, वो भी ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन ऑनलाइन रिटेल अगर बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और अमेज़ॉन उस ऑनलाइन रिटेल का मार्केट लीडर है, तो यानी अमेज़ॉन की मार्केट बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और उसके कंपनी के ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा, अमेज़ॉन ने अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बनाई जिसको वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज बोलता है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी को एज अ सर्विस सेल करता है दूसरी कंपनीज़ को, और वहाँ से बहुत प्रॉफिटेबल इनकम स्ट्रीम्स बनाई। जब बाकी रिटेलर अपना प्रोसेस मैनेज करते हैं या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, तो वो उसके बेसिस पर कोई बिज़नेस नहीं बना पाते, उनका बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ वो रिटेल ऑपरेशंस है। लेकिन अमेज़ॉन ने अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया, जिसको हम एक बिज़नेस मॉडल इनोवेशन की तरह देख सकते हैं, और इस बिज़नेस मॉडल इनोवेशन की वजह से वो एक ऐसी कंपनी बन पाया जिसको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रिटेलर से नहीं कम्पीट करना पड़ता था। इसी वजह से अमेज़ॉन के ऊपर उतना प्रेशर नहीं था जितना प्रेशर एक रिटेलर के ऊपर होता है प्रॉफिटेबल रहने का, बिकॉज उनके मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। तो ये एक अमेज़ॉन का एग्जांपल हमने देखा। अब ये देखते हैं कि ये डिसरप्टिव कंपनी बनती कैसे है, कैसे कोई ज़ीरो से लेकर के अपने स्टार्टअप को डिसरप्टिव बना सकता है, या कैसे फोर्सेस लगते हैं। तो इसकी कोई सिंगल रेसिपी नहीं है, लेकिन कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे बताया कि डिसरप्टिव इनोवेशन के, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल डिसरप्टिव इनोवेशन के हार्ट में कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एनेबलर होता है। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि हम ये डिसरप्ट कर रहे हैं, तो या तो आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया है, या फिर आपने किसी प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इस टेक्नोलॉजिकल एनेबलर को एज अ कोर रख के आप प्रेजेंट करते हैं, तब समझ में आता है कि आपका आइडिया डिसरप्टिव है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एजुकेशन को डिसरप्ट करना चाहता हूँ, और आप एसेंशियली वही कर रहे हैं जो बाकी सब प्लेयर कर रहे हैं कि आप जा कर के वीडियो के बेसिस पे पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाएं चाहे रिकॉर्डेड पढ़ाएं,
तो ये कोई डिसरप्टिव आइडिया नहीं है। बट अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा ऐप क्रिएट कर रहा हूँ जिस ऐप के बेसिस पर एक पर्सनलाइज लर्निंग प्लान बन जाएगा किसी स्टूडेंट का, जो आज कोई भी नहीं करता है, या ये उसका एआई असिस्टेड कंपेनियन बन जाएगा, तो आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी आज एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्विगी और ज़ोमैटो के बेसिस पर। अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं, आज से कई साल पहले जब ये ऐप्स नहीं थे, आप आसपास रेस्टोरेंट से खाना तभी ऑर्डर करते थे जब किसी ने अपना जो लीफलेट है, पैम्फलेट है, वो आपके घर तक पहुंचा रखा है न्यूज़पेपर के थ्रू या कैसे, या आपने वो रेस्टोरेंट पहले विज़िट किया हुआ है, आप फ़ोन करते थे और कोई साइकिल पे या ऑटो पे या स्कूटर पे या बाइक पे आके आपको डिलीवर करता था। बट स्विगी और ज़ोमैटो के बाद क्या हुआ है, आपको ऐप खोलना है, ऐप में आपको सारे रेस्टोरेंट्स, उनका मेन्यू, उनके रेट्स, डिस्काउंट सब कुछ दिख रहा है। आप ऑर्डर करेंगे, लाइव ट्रैकिंग के साथ आपको पता चलेगा। तो प्रोसेस बिल्कुल इनोवेट हो गया है। ये कंपनीज़, इनकी खुद की टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि ये कंपनीज़ ने कोई स्मार्टफोन बनाए या कोई एल्गोरिथम बनाया। इनका मेन इनोवेशन ये है कि इन्होंने प्रोसेस के ऊपर इनोवेट किया और उस प्रोसेस के अराउंड अपना ऐप बनाया। तो यानी अगर आपको कोई फील्ड को डिसरप्ट करना है, आपको ये समझना है कि आप क्या बेटर टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं या किसी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चीपर और सिंपलर बना सकते हैं। दूसरा होता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। जब आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, जब कोई नई प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दी, उसको आप अफोर्डेबली और प्रॉफिटेबली कैसे लेके जाएंगे। अगर मैं किसी को बोलूं कि मैंने एक नई कार बनाई है जो पोल्यूशन नहीं करती, बट वो कार 4 करोड़ की है, तो वो कार ख़रीदने वाले लोग दुनिया में बहुत कम बचेंगे। बट अगर उसी कार को मैं 4 लाख में या 5 लाख में बेचूं, तो वो कार की मार्केट बहुत ज़्यादा है, उसे बहुत ज़्यादा लोग ख़रीद पाएंगे। इसी तरीके से जब भी आप कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हैं, तो आपको ये फिगर आउट करना होता है कि आप अफोर्डेबल कैसे बनाएंगे और प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे। अब इसमें हर कंपनी का अलग अलग स्टैंस होता है। जैसे एप्पल को एक बहुत डिसरप्टर की तरह देखा जाता है। एप्पल ने पीसी को, स्मार्टफोन्स को, म्यूज़िक प्लेयर्स के मार्केट को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया। और अभी भी जो उनका नया प्रोडक्ट है एयरपॉड्स ने बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। वायरलेस ईयरफोन्स की जो अडॉप्शन है, ऐसा नहीं कि वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन एप्पल का डिज़ाइन, एप्पल की टेक्नोलॉजी इतनी डिफरेंट थी कि उन्होंने उसको बिल्कुल अलग कर दिया। बट एट द सेम टाइम उसको प्रॉफिटेबली और अफोर्डेबल बना के रखना, ये एक कंपनी का कॉल है। कोई कंपनी बहुत सस्ते में ऑफ़र करती है, जैसे एमआई है, और बोलती है कि हम तो मास कंपनी बनना चाहते हैं। कोई कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी है, जो महंगा ऑफ़र करती है, कहती है हम बहुत प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। तीसरा फैक्टर होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपका इकोसिस्टम कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप एक वीडियो ऐप बनाते हैं, तो जब तक आपके इकोसिस्टम में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आपका वीडियो लोग देखेंगे कैसे। जब जियो आया, जब जियो पॉपुलर हुआ, तभी यूट्यूब भी पॉपुलर हुआ, तभी यूट्यूबर्स के भी सब्सक्राइबर मिलियन में होने लगे, क्योंकि उससे पहले वीडियो स्ट्रीम करना इतना आसान नहीं था। इंटरनेट वैसे ही बहुत महंगा था। 1.5 GB महीने का कनेक्शन करीब 400 रुपये 500 रुपये का पड़ता था एक टाइम पर। और वो 400-500 रुपये 1.5 GB देने के बाद आप डरते रहते थे कि मैं कोई वीडियो ना खोल दूं, क्योंकि उससे फिर मेरा कनेक्शन एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम पूरा चेंज हुआ है, आसपास की टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज हुई हैं। और इसका एक अच्छा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ऊबर और ओला, जो कैब बुक करने वाली कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये कैसे प्रोसेस फॉलो किया और कैसे ये डिसरप्टिव इनोवेशन किया। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे हमने बताया, टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट। तो कई सारी चीज़ें होने भी लगी थी। जैसे आपके स्मार्टफोन्स जब आना शुरू हुए, तब ये नया कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ कि आप अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वरना पहले आप फ़ोन लेते थे, आपके फ़ोन में जो ऐप इंस्टॉल्ड है वही आपके फ़ोन में रहती थी, और वो ऐप आपका मैन्युफैक्चरर ने डिफ़ॉल्ट डाल के रखी थी, उन्हीं ऐप्स को आप यूज़ करते थे। और जब ये सिस्टम शुरू हुआ कि आप अपने फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ आने लगे जो ऐसे ऐप्स बनाने लगे जिन ऐप्स की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी में ऊबर और ओला एक दोनों स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। और उन्होंने ये देखा कि हाँ, कैब बुक करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को यहाँ से वहाँ जाना होता है, और डिमांड सप्लाई मैच कर दें अगर, तो जो कैब बुक करने का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। आज आप किसी कैब वाले को फ़ोन करते हैं, वो कहीं और होता है। जब वो आपको के साथ काम करने के लिए तैयार है, आपके पास काम नहीं है, तो अगर ऐप के बेसिस पर ये मैचिंग एल्गोरिथम से हो जाए,
तो टेक्नोलॉजी यानी प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा स्टेप था बिजनेस मॉडल इनोवेशन। जनरली अगर आप कोई कैब कंपनी शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदनी है या ड्राइवर्स को हायर करना है, उन्हें एम्प्लॉय बनाना है। बट ऊबर और ओला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ड्राइवर्स को कमीशन पे रखते हैं, ड्राइवर्स की अपनी गाड़ी होती है, और या फिर ड्राइवर्स किसी और के लिए गाड़ी चला रहे होते हैं। ऊबर और ओला को गाड़ी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यानी बिल्कुल एसेट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनको बस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और ये परसेंटेज कमीशन शेयर करते हैं। बिज़नेस में इन्होंने बहुत अफोर्डेबल भी रखे थे इनिशियली अपने प्राइस, काफ़ी डिस्काउंट्स भी देते थे कस्टमर को, बट ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस की तरह अभी नहीं चल पाए हैं। हालांकि इन्होंने बहुत सारा फंडिंग रेज़ किया है, बिकॉज एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस होने के नाते कंपनीज़ को लगता है कि आज नहीं तो कल ये अच्छे पैसे चार्ज कर पाएंगे। तीसरी चीज़ इकोसिस्टम में भी जैसा हमने बताया ये हुई कि ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल हुए, इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव होने लगी, तो ज़्यादा ड्राइवर्स भी, ज़्यादा राइडर्स भी, सब लोग ऑनलाइन आने लगे। सबके पास स्मार्टफोन है, सब स्मार्टफोन से बुक करने में कंफर्टेबल हैं, और साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स भी होने लगी। एक टाइम था लोगों के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इतने नहीं होते थे, बट अब सब लोग पेटीएम के थ्रू या किसी ऑनलाइन नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उससे भी इन ऐप्स को और इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि डिसरप्शन क्या होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डिसरप्ट हो रही हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो अपनी नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोसेस के थ्रू एक ऐसा बिज़नेस मॉडल बनाते हैं जो बिज़नेस मॉडल बड़ी कंपनीज़ को चैलेंज करता है, और धीरे धीरे ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी कंपनीज़ में ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी कोई कंपनी जो आपको लगता है जिसने डिसरप्ट किया है अपने स्पेस को और आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमसे शेयर करिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।